न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो ताकि हार को भी हार से शर्माना चाहिए। वेल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए सीट नंबर 23 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में देखे होंगे, मैं पूरे प्लेटफॉर्म बुक का सीट नंबर 22 तक पूरे के पूरे कंप्लीट यानी कि 100 क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करवाया हूँ। सीरीज नंबर 23 पे आ चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इसके बाद मुझे अगर टाइम मिलेगा तो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया था यानी कि 20-21 वाले में सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा, साथ ही मेंस वाले क्वेश्चन का भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए सेट नंबर 23 पहला, संख्याएं 6 और 4 को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में कौन से समीकरण सही होगा। तो फ्रेंड, इसमें आप लोग को बदलना होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 6 और 4 को देखिए। पहला 6 है तो 6 के अपन लोग 4 कर देंगे, 4 -5 करेंगे इंटू यहाँ पे 6 करेंगे प्लस 8 कर देंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 6 पचे 30 कर देंगे प्लस यहाँ पे 4। आई थिंक सॉल्व किया तो 4 में से 36 जाएगा तो -26 बचेगा। -26 प्लस 4 यानी यहाँ पे देखें तो -22 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सेटिस्फाइड है। क्लियर है। सेम देखेंगे सेकंड के लिए। तो 6 का पे 4 कर देंगे, -6 इंटू 3 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पे करेंगे 4 माइनस 6 इंटू यहाँ पे 3 आएगा। तो 4 माइनस 6 3 जा होता है 18। तो 4 में से 18 जाएगा तो -14 आएगा। तो ये आप लोग का सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो केवल और केवल ऑप्शन ए सही था, जो कि ऑप्शन नंबर ए को बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग का एक लुप्त अंक को ज्ञात करना है। देखिए 447 है फिर 419 है। आई थिंक दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो आई थिंक -2 यानी 28 है। फिर अगेन हम लोग देखेंगे डिफरेंस तो -28 है। फिर अगेन हम लोग देखेंगे तो -28 का हो रहा है, फिर अगेन -28 का हो। तो हम लोग क्या करेंगे 335 में से 28 को माइनस कर देंगे। तो राइट आंसर बचेगा आप लोग का 307 बचेगा। क्या बचेगा 307। तो राइट आंसर अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो देखिए विषम अक्षर को चुनना है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए मैं चाहता हूँ आप लोग ये सब सारे क्वेश्चन को खुद से कर लीजिए। क्लियर है। देखिए आप लोग खुद से कर लीजिए। मैं जीएस के क्वेश्चन को और मैथ्स के क्वेश्चन को पूरे का पूरे कवर कर देता हूँ, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए 63 बकरियों की एक पंक्ति में से काली बकरी दाएं छोर से 32वें स्थान पे, तो बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए यानी टोटल बकरी की संख्या 63 दे रहा। अब एक का स्थान दे रहा दाएं तौर से। ये आप लोग का लेफ्ट से निकालना था, माइनस हमेशा 1 लेते हैं। फार्मूला पढ़े होंगे तो 63 कर देंगे बराबर 32 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 31 बचेगा प्लस एल। यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू निकालेंगे तो 63 में से 31 को माइनस करेंगे तो होपफुली 32 बचेगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब ये क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सैम टॉम के दाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है, लेकिन बगल में नहीं है। रिक्की एमी और टीम के बीच में है। तो दाएं कौन होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कॉमन आ रहा कौन। टॉम टॉम कॉमन आ रहा है। क्लियर है। तो हम लोग टॉम को बैठाने का प्रयास करें। मान लीजिए टॉम है तो टॉम के दाईं ओर सैम है, तो इसके दाईं ओर यानी कि यहाँ पे सैम कर दिए और इसके बाईं ओर एमी कर दिए यानी एमी कर दिए। अब देखिए एमी टॉम के बाईं ओर है लेकिन इसके बगल में नहीं है। तो एमी जो है ना दाईं ओर यानी कि इसके बगल में यहाँ पे नहीं होगा। ये आप लोग का इस जगह पे नहीं बल्कि यहाँ पे हो जाएगा चार दोस्त में। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बच गया आप लोग को आर बच गया, यानी कि आर बच गया, रिक बच जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है सबसे दाईं ओर कौन है। तो फ्रेंड्स सबसे दाईं तरफ कौन है, एस है। एस पर बोले तो सैम हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ऑप्शन नंबर लोग काफ़ी अच्छे से बी को क्लिक कर देंगे। अब आ चुका है क्वेश्चन डीएनए का। कोशिका चक्र में किस चरण में डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोशिका चक्र के एस चरण में डीएनए प्रतिकृति होती है यानी कि रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे तो एस चरण होता है। क्या होता है ये एस चरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एस चरण क्या होता है, कोशिका चक्र का वह भाग होता है जिसमें डीएनए प्रतिकृति अर्थात इसकी मात्रा में वृद्धि होता है। क्लियर। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं डीएनए का। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल होता है। सेल के अंदर बीच में केंद्रक होता है। अब केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र का आकार एक धागा नुमा आकार होता है। ये इसको अगर लंबा कर देते हैं तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ये आप लोग का जो होता है डीएनए होता है। अब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो कि देखिए ए डबल टी बॉन्ड होता है यानी ए टी डबल बॉन्ड में होता है और सी आर जी ये ट्रिपल बॉन्ड में होता है। A4 आप लोग का होता है एडेमिन होता है, T4 होता है थायमिन होता है, C4 साइटोसिन होता है, G4 ग्वानिन होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजेनिक को प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ग्लाइकोजेनिक को बोला ना तो ग्लूकागोन, देखिए ग्लूकागोन होगा, तो ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वह ग्लाइकोजेनिक हार्मोन्स को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन में लोग क्या करेंगे, बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट के साथ बताना चाहता हूँ। देखिए ग्लाइकोजेनिक ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया होता है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। बातें करना चाहते हैं इंसुलिन का, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे अग्नाशय की बीटा कोशिका, अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का टूटता है। ठीक है, और इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए ग्लाइकोजेनिक का निर्माण करती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। थायरोक्सिन की बात करना चाहते हैं, तो फ्रेंड थायरोक्सिन का जो स्राव होता है थायराइड हार्मोन से निकलता है। क्लियर, ये आप लोग के गले में पाई जाती है, ये आयोडीन की कमी से होता है। ये वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। ये आप लोग को वृद्धि, आई थिंक वृद्धि यानी कि आप लोग का जो होता है वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। देखिए सीता 35,000 रुपये का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर लेती है। वह 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में अर्थात प्रत्येक वर्ष के अंत में एक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है। तो प्रत्येक किस्त का राशि निकालना। फ्रेंड जब भी किस्त का क्वेश्चन आता है, देखिए 10% है ना, तो 10 के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 10 के अकॉर्डिंग देख किस्त के अनुसार चक्रवृद्धि, तो 10 का करेंगे तो 10 और 11 में बढ़ेगा तो 11 कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली इसका होता है 121 होता है। अब यहाँ भी हम लोग करेंगे 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 होता है। हम लोग क्या करें 121 लाने के लिए इसको 11 से गुना कर दिए, तो हम लोग यहाँ भी इसको क्या करें 11 से गुना करेंगे। अब देखिए 11 को 11 से गुना किया 121 आ गया। उसी प्रकार 11 को 10 से गुना किया, यहाँ पे कितना आ गया 110। और हम लोग दोनों को जोड़ दें 110 और 100 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 210। और यहाँ पे 121 को जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली 242 आ गया। क्या आ गया 242 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाँ 11 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे वैल्यू देखना है किसका वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे 210, तो 210 का वैल्यू आप लोग के सामने देखिए, यहाँ पे 210 का वैल्यू आप लोग के सामने क्या लिख रहा था, तो 210 का वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा था 35,000। यहाँ पे लिख देंगे 35,000 लिख देंगे। तो आप लोग को ये दोनों का डिफरेंस देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए क्या निकालना आप लोग किस्त के लिए, तो 242 को इस देखिए ये 35,000 जो है ना 35,000 दो, देखिए मैं आप लोग को सिंपल में बताना चाहता हूँ। देखिए इस टाइप से बनाएंगे तो ये 35,000 जो आप लोग का राशि था। क्लियर है। इसको क्या करें 11 गुना 11 कितना था 121 था, और उसी प्रकार 10 गुना 21 था तो 210। इससे आप लोग सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो आप लोग में जो आंसर आएगा 20167 आएगा। क्लियर है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को सरल करना। आई थिंक आप लोग अगर सॉल्यूशन करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 5.8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% का छूट देता है। एक विशेष बिक्री दिवस पर अपनी पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% छूट का कूपन प्रदान करता है। यदि वस्तु 7700.70 में बेची गई है तो वस्तु का अंकित मूल्य को ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एसपी कितना लिख रहा है, तो 770.70 लिख रहा है। आई होप लिख रहा है। अंकित मूल्य निकालना एक्स कर देंगे, डिस्काउंट कितना कर रहा था 24%, तो 100 में से 24 को घटाएंगे तो क्या आएगा 76% आएगा। तो 76/100 कर देंगे इंटू 30% बोला ना, तो 100 में से 30 को घटाएंगे क्या बचेगा 70/100 कर देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ये 0 को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है। और हम लोग सॉल्व करें, ये 0 कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए 7 का टेबल में इसको करके डिवाइड तो 11001 आ गया। क्लियर है। और हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आप लोग को भी जो एक्स का जो वैल्यू आएगा देख लीजिए कैलकुलेटर से 14475 आएगा। क्लियर है। तो 14475 आए जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। केवल आप लोगों को कंसेप्ट देखना है। 1 घंटा मेरे साथ जुड़िए और अपना प्लेटफॉर्म बुक के कंसेप्ट को भी देख लीजिए और जो मैं सॉल्यूशन देता उस चीज़ को भी देख लीजिए। एक शंक्वाकार भंडारण टंकी की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 फीट और 7 फीट है। टंकी में आ सकने वाले जल का आयतन क्या होगा, देखिए जल का वॉल्यूम पूछ रहा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड आप लोग को पता है शंक्वाकार का आयतन क्या होता है, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई का वैल्यू हमेशा लिखता है 22/7, तो लिख देंगे 1/3 पाई। आर का वैल्यू यहाँ पे अगर देखना चाहे त्रिज्या लिख रहा था 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। और एच का वैल्यू 9 लिख रहा और हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 कैंसिल हो गया, 3 का टेबल में 9 कितना टाइम था 3 बार में। अब 22 को 7 गुना 3 करेंगे, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 आएगा। 154 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 462 आएगा। तो 462 यहाँ पे क्यूबिक आएगा यानी कि क्यूबिक फीट आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 462 क्यूबिक फीट यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए आ चुके अच्छा क्वेश्चन में। धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के प्रतिकूल, देखिए एक होता धारा की दिशा में, देखिए एक होता धारा की दिशा में होता है, एक होता धारा के विपरीत दिशा में, क्लियर है, में उसकी गति है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की गति क्या है, देखिए शांत जल में बोला ना, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है शांत जल में नाव की गति। देखिए एक नाव की गति बोलता है तो हमेशा याद रखिए जब भी नाव की गति के लिए बोलता है ना, तो आप लोग को बताना चाहते जो धारा की दिशा में जो नाव की गति यानी 33 किलोमीटर है, और एक प्रतिकूल में दोनों को सम कर देंगे, यानी कि 33 प्लस क्या करेंगे 27 करेंगे, आइए दोनों का डिफरेंस हाफ कर देंगे। तो 33 और 27 को अगर ऐड करते हैं तो होपफुली 60 आएगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्लियर है। तो 30 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो ये आप लोग का आगे नाव की गति, वही धारा की गति बोलता है। तो क्या करते हैं 33 में से 27 को माइनस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो आता है वो लिख देते हैं आप लोग। चलिए विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम क्लब भारत में है, यह कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में तो है, लेकिन ये आप लोग का भारत के पूर्व राजधानी यानी कि कोलकाता में है। कहाँ पे ये कोलकाता में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो स्थापना हुआ था 1792 में कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी, क्लियर है। और याद रखें क्रिकेट का जो जन्मदाता बोलते हैं इंग्लैंड को कहते हैं, क्लियर है। चलिए इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पहला क्रिकेट क्लब जो बना था वह हैम्बल्डन में बना था। कहाँ पे बना था ये भी आप लोग को पता होगा शायद, हैम्बल्डन में बना था, जो कि कहाँ पे आता है तो हैम्बल्डन, ये आप लोग का इंग्लैंड में आता। तो क्रिकेट का दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में बना था, क्लियर है। और इसके साथ साथ ये एमसीसी में आता है, क्लियर है। और पहला टेस्ट मैच जो है ना 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। इस सब चीज़ को याद रखिएगा। देखिए पश्चिमी विक्षोभ के लिए उत्तरदायी होता है, तो याद रखिए पश्चिमी विक्षोभ के लिए जो उत्तरदायी होता है भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों की वर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, इनका आई थिंक लगता है मृत्यु हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध था कथक से था। किससे था ये कथक से थे, और ये लखनऊ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, लखनऊ के रहने वाले थे। आई थिंक इससे 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले याद रखें इसे पद्म विभूषण दिया गया था, तो 1986 में इसे पद्म विभूषण दिया गया था, क्लियर है। इसके साथ साथ इसे 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्लियर है। और आई थिंक हमें लग रहा है इसका मृत्यु हो चुका है। आई थिंक हमें लग रहा है आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। मुझे लग रहा है मैं पढ़ा था इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारतीय रेलवे की शुरुआत हुआ था 1854 में हुआ था, 1853 में हुआ था, बल्कि 1853 में हुआ था, क्लियर है। अब पहला जो ट्रेन चला था वह 16 अप्रैल 1853 को चला था, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। वह 34 किलोमीटर चला था। इस चीज़ को आप लोग को मैं बताया था, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। सरकार अनिवार्य कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। तो देखिए यहाँ पे एमएसपी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा। तो फ्रेंड्स हम एमएसपी के रेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर है। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो यहाँ पे हम लोग देखना चाह लिख रहा है सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। तो फ्रेंड्स याद रखें 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी कि 22 कितना करता है ये 22। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा सरकार जो अनिवार्यता कितनी फसल को करता है तो 22 फसलों को करता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सरकार जो होता है कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है तो टोटल 22 फसल के लिए, ये आप लोग याद रखेंगे और क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। इसलिए मैं आप लोग को इसका डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। तो इब्न बतूता बगल में जूता आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये जो आया था दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में आया था। तो देखिए मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, ये CBT 2 में आया था, मेंस में मेरा ही पेपर आया था। देखिए तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता किसके काल में आया था, तो किस काल में भारत आया था। तो दिल्ली सल्तनत के काल में आया था, क्लियर है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मोरक्को निवासी इब्न बतूता ये जो दिल्ली आया था वह 1333 में आया था, 1333 ईस्वी में आया था, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का जज बना दिया था, क्लियर है, दिल्ली का जज बना दिया था। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भेज दिया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना चीन राजदूत बना के कहाँ भेज दिया था, तो चीन भेज दिया था। ये भी आप लोग को मैं बताना चाहता था। और बात करना चाहता इब्न बतूता का। तो फ्रेंड्स याद रखें, इब्न बतूता सबसे पहले किसके टेन्यूर में आया था, दिल्ली सल्तनत में आया था। और किसके शासनकाल में आया था, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कहाँ भेज दिया था, चीन में भेज दिया था। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था रेहला। ये भी पूछता है NTPC में। तो रेहला नामक पुस्तक, रेहला नामक यात्रा का विवरण किया था। क्लियर है, और आप लोग देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे इसके बारे में। इब्न बतूता ने अलाउद्दीन के डाक के प्रबंधन का विस्तार भी किया था। क्लियर है, तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक लगता है क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हो गया कुछ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 था, यहाँ पे 21 होना चाहिए, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे क्वेश्चन 21 ही है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। आप लोग क्लियर है, 22 ये सब सारे क्वेश्चन को खुद से कीजिए। जो आप लोग देखिए, यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया, देखिए यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम किसके द्वारा प्रस्थापित होगा। देखिए मान लीजिए कि सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, आप लोग जानते होंगे नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिखा है, यदि पूर्व को पश्चिम में, देखिए ये आप लोग का पूर्व था तो इसे पश्चिम में बदल दिए। तो देखिए हम लोग मान लीजिए कि बदल दिए, तो इसे पश्चिम में बदल दिए। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे ईस्ट हो गया, तो बोला दक्षिण पश्चिम किसके साथ में हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम बोला। तो देखिए दक्षिण पश्चिम जो आप लोग का होता था इस टाइप से होता था, यहाँ पे होता था ना, तो यहाँ पे आप लोग का क्या रहेगा ये, लेकिन ये साउथ तो रहेगा ना, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व यहाँ पे तो इसको भी चेंज कर दिया, तो ये आप लोग का हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, तो नॉर्थ पूर्व हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। यानी कि आप लोग का राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसको देख लीजिएगा, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो अब आप किस दिशा में हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा आप किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो क्या लिखा है, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त में है, तो मान लीजिए उत्तर में है हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से 270 डिग्री यानी क्लॉकवाइज में है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये पूरा सीधा आएंगे तो ये आप लोग का 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इस साइड आएंगे तो ऑलमोस्टली क्या हो गया, देखिए यहाँ से हम लोग ये कितना 180 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से जाएंगे तो 270 हो गया ना। तो किस दिशा को शो कर रहा है, वेस्ट को शो कर रहा है, यानी कि पश्चिम को शो कर रहा। चलिए अल्टीमेटली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। शरद का परिचय देते हुए अनिल ने कहा वह मेरे चाचा के पिता के बेटी का बेटा है। शरद अनिल से किस प्रकार संबंधित है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। फ्रेंड्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए टाइम आप लोग के पास कम है और आप लोग यहाँ पे देखते हो केवल, मैं चाह रहा हूँ कि केवल मैथ्स को क्वेश्चन को और जो रीजनिंग बताने लायक हो उसको बताऊंगा और GS के क्वेश्चन को पूरा करवा देता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए इसमें अभी सांद्रता, तो ऑलमोस्टली सांद्रता प्रभावित करता है, टेम्परेचर भी करता है, कैटलिस्ट भी करता है, लेकिन अभिक्रिया के इंथैल्पी परिवर्तन ये नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। रक्त में मुख्य बफर प्रणाली कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स याद रखिए रक्त में मुख्य जो बफर प्रणाली होती है वो आप लोग का होता है बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली होती है, बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। तो याद रखिए रक्त में बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण बफर प्रणाली होती है। और इसका पीएच मान जानना चाहते हैं तो रक्त का क्या होता है 7.4 होता है। क्या होता है 7.4 होता है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। और रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, इसके दो घटक होते हैं, प्लाज्मा होता है फिर रक्त कणिकाएं होते हैं। अभी इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए इसको आप लोग को बनाना होगा, तो इस चीज़ को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए मैं हमेशा बताना चाहता हूँ जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है ना तो थीटा के यहाँ पे पुट करके देखिएगा होता है। तो देखिए थीटा के यहाँ पे हम लोग एक काम कीजिए, सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि पूरा नहीं है। तो tan थीटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, और आई थिंक आप लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, आई होप लिख लिए होंगे। प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, आई होप लिख लिए होंगे। अगेन 1 प्लस यहाँ पे लिखिए cos बटा साइन, यहाँ पे 1 बटा साइन। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी अगर पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं ना तो इसका भी जो राइट आंसर आएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आई थिंक आप लोग ऑप्शन विधि से बना सकते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं थीटा, जहाँ पे थीटा वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 45 डिग्री का। तो देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है और सेक 45 का वैल्यू आई थिंक सेक 45 का वैल्यू √2 होता है। ये कर दिए। अगेन आई रिपीट 1 कर देंगे। देखिए यहाँ 1 प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू होता है √2। अगर आप लोग सॉल्व करते तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, 2 प्लस √2 आ रहा इज अगेन 2 प्लस 2 यहाँ पे माइनस √2 है। अब सॉल्व करिए, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 इंटू √2 केवल 2, 4 में से 2 के क्या आ गया 2। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते थे। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसका आधार का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? फ्रेंड्स इसका आयतन के लिए फार्मूला पुट कर दीजिए 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो पाई कर दिए, ओहो पाई आर स्क्वायर का तो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए आधार का स्क्वायर, देखिए इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो इसमें देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया 20, तो यहाँ पे 20 कर देंगे और ऊंचाई दिया 8, तो 20 को 8 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली 160 आएगा। तो 160 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग को सॉल्व करना है। होपफुली देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो 9 में से 7 माइनस होगा 2, 2 + 1 क्या आ गया 3। अब 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग के यहाँ पे 14 बच गया, ठीक है। अब 15 + 24, 15 + 14 क्या होता है 29 होता है। तो 63 में से हम लोग क्या करें 29 को माइनस करेंगे तो 13 में से 4, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ 4, यानी कि 44 बचेगा। आई थिंक अगर राइट आंसर कीजिएगा तो 31 का, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 34 होगा ना, हाँ 34 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। यदि 12 व्यक्ति 540 समान पुस्तकों को 10 दिन में मुद्रित कर सकते हैं तो 8 दिनों में ऐसे 720 पुस्तकों को मुद्रित करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए असली मसाले सच सच MDH इस फार्मूला का यूज करना है। तो देखिए M1 कितना, यानी 12 हो गया, ठीक है। डे का बात करते हैं 10 था, यहाँ पे देखिएगा एच का डिस्कस नहीं किया। अब देखिए वेज कितना कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए उसके साथ नीचे कर देंगे तो 540 करें। अगेन आप लोग को लिख रहा है क्वेश्चंस में आप लोग को कितने और व्यक्ति, तो शुरू में 12 था और लिखना था, इन्होंने एक्स को मान लेते हैं। अब इसके लिए डी की व्यक्ति का 8 दिन क्षमता लिख रहा था और यहाँ पे लिख रहा 720। अब निकालते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 18 3 54 हो गया, यहाँ पे 18 चौक 72 हो गया। अब 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में आता है, 4 यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 2 का पहाड़ा में ये 2 बार में आ जाएगा, 2 को 10 से गुना के 20 आ गया। तो यहाँ पे 12 + x करेंगे। आई होप आप लोग x का वैल्यू निकालेंगे, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो आप लोग का रेट आंसर जो आएगा अतिरिक्त व्यक्ति की संख्या 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोग के सामने ये रहा। एक छात्र साइकिल से अपने स्कूल जाता है, अपने उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है और वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है। जाते समय वह 2 बार 5-5 मिनट का रुकता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए इसके लिए आप लोग को औसत चाल पर तो कुल दूरी देखेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स लिख रहा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कुल दूरी कर दिए। अब कुल दूरी बटा कुल समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है 1 घंटे का समय लेते हैं, चलिए 1 घंटा का समय ले दिए। अब यहाँ पे लिख रहा 5-5 मिनट वह रुकता है, तो 5-5 क्या होगा 10 मिनट रुक गया ना, तो रुका यानी माइनस कर देंगे, दोनों में 5-5 कर देंगे। अब अल्टीमेटली मिनट में था तो हम लोग घंटा में बदल देंगे इसे। अब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 को 6 से 60 से गुना कर देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 50। अब सॉल्व कर लिए ना, 50 से 10 बार में 10, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, शायद इस बार पूछ दे। एक बेईमान डीलर अपने उत्पादकों को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत करना है। सबसे पहले देखिए 24% हानि पे कर रहा, तो देखिए किसी का भी रेट अगर कुछ नहीं पता तो 100 मानते हैं। अब इसमें 24% लॉस यानी कि 76 हो गया, क्लियर है। अब वजन की बात करना चाहते हैं, देखिए 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन, देखिए ये आप लोग का मूल्य था। हम लोग यहाँ वजन की बात करना चाहते हैं, 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। आई थिंक फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 100 ग्राम का यूज करता है, किसके यहाँ पे 200 ग्राम का, यानी इस टाइप से आप लोग कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे अल्टीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से कर दिए। उसी बाद 76 को यहाँ पे गुना करेंगे तो 15200 आ गया। यहाँ पे कैंसिल कीजिए ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो 100 और 152 का रेशियो निकालेंगे तो होपफुली ये 25 आ गया और ये क्या आ गया आप लोग का 38 आ गया, क्लियर है। और हम लोग को बोले लाभ, तो 38 में से 25 जाएगा तो आप लोग के बीच क्या बचेगा, तो 38 में से 25 है 13 बचेगा ना, तो 13 बटा 25 गुना 100 करेंगे। देखिए 38 में से यहाँ पे 13 बच गया, 13 बटा 25 कर देंगे गुना 100 कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो 25 का पालन 100 4 बार में, तो 13 चौको 4 से क्या होता है 52। तो राइट आंसर करेंगे तो 52% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। कौन सा नहर प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है? देखिए यहाँ पे लिख रहा आप लोग को, सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये अगर आप लोग पढ़ें तो काफ़ी अच्छी बात है। प्रशांत पनामा नहर होता है, देखिए पनामा कैनल जो होता है ना प्रशांत महासागर को, देखिए इस चीज़ को याद किए होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे। तो पनामा नहर जो होता है प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बातें करना चाहते हैं पनामा नहर का, तो फ्रेंड्स याद रखिए पनामा नहर का स्थापना जो इसका जो उद्घाटन जो हुआ था वह 14 अगस्त, शायद 14 अगस्त को हुआ था, हाँ 14 अगस्त 1914 को हुआ था पनामा नहर का, क्लियर है। अब कुछ नहीं है, ठीक है।
बातें करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले बातें करना चाहते कील नहर का। तो और मोस्टली फिर कील नहर जो होता है वो आप लोग का उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। देखिए कील नहर अगर आता है ना तो उत्तरी सागर को, देखिए मैं लिख देता हूँ, उत्तरी सागर को ये बाल्टिक सागर से जोड़ता है। अब फ्रेंड्स बाल्टिक सागर में कुल कितने देश हैं? आई थिंक लगता है 9 देश है। इसमें मैं ट्रिक पढ़ा था एग्जाम्पल चैनल से, बीडी से फाइन रसिया, नहीं सॉरी, जीडी से फाइन रसिया, इससे लाली पालो, इस टाइप से था, लिनथिफो लुथोको कुछ कुछ था इसे। ठीक है, अब बातें करना चाहते हैं कि स्वेज नहर, तो स्वेज नहर फेमस क्वेश्चन है ये। तो स्वेज नहर जो होता है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन फेमस है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए लाल सागर, तो सागर तो मेरा खुद नाम है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना गया। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? सबसे पहले फिर बात करना चाहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग का बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से मैं खुद 22 तारीख को घूम के आया, 22 मई को। क्लियर है? और इसमें एक आप लोग को देखेंगे यहाँ पर इसकी जो स्थापना जो किया गया था, इसका स्थापना जो किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, ये किसके अकॉर्डिंग, तो ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने आर्थिक मदद भी किया था। क्लियर है? चलिए अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। बख्तियार खिलजी ने 1199 से लेकर 1200 के बीच में, बा से बख्तियार, बा से 1200, याद रखिएगा, ऐसे कभी नहीं भूलेगा। ठीक है? तो बख्तियार खिलजी ने 1200 यानी 1199 से 1200 के ईस्वी में आपके लगभग में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? इसके साथ साथ याद रखिए भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्लियर है? और तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा खोला गया था? तो तक्ष नामक शासक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और भी इसके बारे में कुछ था, एक होता विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। बाकी मैं अगर आप लोग को पढ़ाता ना तो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता, अशोक के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं होता, आप लोग के पास भी नहीं, इसलिए मैं चलिए नेक्स्ट, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे अल नीनो। तो देखिए अल नीनो क्या होता है? अल नीनो का देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अल नीनो क्या है ना, देखिए यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। अल नीनो के संबंध में देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बातें करना चाहता है अल नीनो के बारे में। तो अल नीनो और ला नीनो एक जटिल मौसम संबंधित पैटर्न होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले हम देखते हैं, पढ़ते हैं पहला, इन पहाड़ियों पर बड़े पैमानों पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। फ्रेंड्स पहला आप लोगों को गलत है, चाय और कॉफ़ी कभी भी दक्षिण पार्ट्स में नहीं आता, तो पहला आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा। सेकेंड, डोला बेटा इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होती है। तो डोला बेटा तो नीलगिरी की होती है, लेकिन महेंद्रगिरी का भी होता है। एक मिनट यहाँ पे कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ, ये आप लोग का रुके बीच में रखते हैं। यह भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये तो सही है, एक मिनट के यहाँ पे देखें डोला बेटा इसका पहला सही है ये, या भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए यह पहाड़ियों पर, इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। बिल्कुल फ्रेंड यहाँ पे उगाई जाती है, मुझसे मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, तो पहला सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो था वह डोला बेटा होता है, तो ऑप्शन ये भी सही है। भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है, तो ऑलमोस्टली ये भी सही है। तो यह कर्नाटक का सबसे पहाड़ी क्षेत्र है, नहीं कर्नाटक का नहीं है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोग का आता है ये तमिलनाडु में आता है। कहाँ पे आता है? ये तमिलनाडु में आता है। तो हम लोग अगर देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, जो कि गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नील, देखिए अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं, देखिए आई होप आप लोग बना भी लिए होंगे अब तक। देखिए अगर आप लोग भारत का नहीं यार, देखिए अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो आप लोग को अल्टीमेटली पता, देखिए यहाँ पे एक होता है पूर्वी घाट, होता है यहाँ पश्चिमी घाट, दोनों जहाँ पे मिलता है इसे बोलते हैं नीलगिरी का पर्वत। क्लियर है?
अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ नीलगिरी के जो पर्वत होता है पहला, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। पहला पॉइंट्स हो गया। एंड नेक्स्ट, तो इसमें याद रखिएगा इसकी जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी होता है उससे बोलता है डोटा बेटा। क्या बोलते हैं? डोटा बेटा होता है। इसकी कुल ऊंचाई बात करते हैं 2637 मीटर होता है। 2637 मीटर होता है। क्लियर है? और उसके साथ साथ याद करते हैं डोडा बेटा ना भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी होता था। भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च चोटी होता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहा था आप लोग यहाँ पे पूर्वी घाट। देखिए पूर्वी घाट एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पूर्वी घाट। तो देखिए अनाईमुड़ी की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह अनाईमुड़ी होती है। क्लियर है? चलिए, और नीलगिरी की पहाड़ी पर तोड़ा जनजाति पाई जाती है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें, तोड़ा जनजाति पाई जाती है। क्लियर है? चलिए, बहुत सारी चीज़ में बता दिया था इसमें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले बात करना चाहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते थे दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को बोलते थे भारतीय अशांति का जनक। तो भारतीय अशांति का जनक बोलते थे, भारतीय अशांति का जनक बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को। ये भी याद कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक को, यानी बीजीटी को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। क्लियर है? अगला, भारतीय पूर्ण जागरण का प्रभात तारा। तो भारतीय पूर्ण जागरण का प्रभात तारा बोलते हैं राजा राम मोहन राय को। वही बात करते हैं भारत का लौह पुरुष। तो राइट आंसर होगा भारत का लौह पुरुष। अगेन आई रिपीट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ इसे भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो अगेन आई रिपीट, भारत का बिस्मार्क होता है भारत का लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे थे। क्लियर है? अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिए, मैं आप लोग को अगेन आई रिपीट, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी STATUA, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोग पढ़े होंगे कहाँ पे ये? तो याद रखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ये, जिसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर को। देखिए 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ये गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है ये। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और इसे सरदार को उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और फेमस किया गया था वारदोली की महिलाओं ने किया था। क्लियर है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, भारतीय शांति का जनक किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय पूर्ण जागरण का प्रभात तारा बोलते हैं राजा राम मोहन राय को। क्लियर है? चलिए, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले नरौरा, देखिए नरौरा भारत में लगता कुल 7, भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा वर्तमान समय में है, जिसमें नरौरा आप लोगों को बिलोंग्स करता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए इसका स्थापना जो किया गया था 1991 में किया गया था, यानी इसका परियोजना का जो उद्घाटन किया गया था 1991 में किया था। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले कर्नाटक। तो कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा जो होता है उसको बोलते हैं कैगा। कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में। क्लियर है? बात करना चाहते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में होता है कलपक्कम होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ कलपक्कम। देखिए मैं लिख देता हूँ कलपक्कम। कलपक्कम के साथ साथ एक होता है कुडनकुलुम। देखिए कुडनकुलुम होता है। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मेरे माइंड में नहीं आ रहा, महाराष्ट्र में भी एक कोई फेमस है शायद तारापुर। हाँ, तारापुर जो कि पहला ही है, शायद 1959 में स्थापना हुआ था। तो तारापुर जो पहला है सबसे प्राचीन है वह महाराष्ट्र में। क्लियर है? ये हो गया। अब एक आप लोग का फेमस बच चुका है जो कि गुजरात में आता है। तो गुजरात में क्या है? काकरापारा होता है। क्लियर है? ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे आप लोग। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर इसको आप लोग बनाते हैं ना तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, देख लीजिएगा, है ना। चलिए, अल्टीमेटली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं क्या लिख रही है। एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम होती है, एडम, ब्रायल, कैरल और डायना। प्रत्येक की एक अलग परियोजना की समय सीमा होती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में से पहले, यानी कि देखिए एडम जो है ना वह कैरोल से पहले, यानी कि इससे पहले कर दिए। और ब्रायल की सीमा सबसे लंबी नहीं है, तो यानी कि ब्रायल की सबसे छोटी भी कर सकते हैं। डायना की समय सीमा सबसे छोटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोग वायरल कर दें, यहाँ पे डायना कर देंगे। ये तो बन गया, सिंपल हो गया। तो ब्रायल की सीमा क्या है? तो ब्रायल यानी कि देखिए ब्रायल का जो सीमा हो गया ना, देखिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ये आप लोग का 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3। तो ब्रायल के लिए 4 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इजी क्वेश्चन था, केवल आप लोग देख के बना सकते थे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कॉम्प्लीलेक्स क्या लिख रहा है? यदि कॉम्प्लेक्सिटी शब्द के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अब परिवर्तित नहीं होगा? देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा है, जो भी स्पेलिंग लिख रहा है आप लोग लिख लीजिए। COM लिख रहा है PLE,
COMPLEXITY, ये आप लोग को लिख रहा। हम लोग बाएं से दाएं करना, होपफुली बाएं से दाएं करेंगे ना, तो इसमें लिख रहा आप लोग अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला, तो वर्णमाला क्रम में करें। तो देखिएगा अल्टीमेटली इसमें अगर देखेंगे ना, तो बाएं से दाएं में देखिए सबसे पहले सी आएगा, उसके अगेन इसके बाद ई आएगा, फिर देखेंगे तो आई आ रहा, फिर आप लोग का एल आ रहा, फिर देखेंगे तो एम आएगा, फिर ओ आएगा, क्लियर है, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा, फिर एक्स आएगा, ये वाई आएगा। और हम लोग को देखना है कौन कौन सा स्थान अपवर्तित रहता है। पहला वाई मैच कर गया। फिर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसमें और भी वैसा कोई है क्या, नहीं, एक सी तो फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि टोटल का टोटल 2 हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे क्या आना चाहिए। देखिए भी वाई, तो भी क्या होता है आप लोग को 22 में होता है, वाई आप लोग को 25 में 3 बढ़ा रहे हैं, फिर 3 बढ़ा रहे हैं, तो बी में 3 बढ़ाएंगे तो ई आएगा, तो इस ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये सब कर लीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहिए इसका फॉर्मूला, यानी देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। आई थिंक देखिए सबसे पहले लेंथ यानी लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, फिर जी पर, तो लोलक की लंबाई है ना, तो लोलक की लंबाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर जाएंगे ना, तो लोलक की लंबाई पे ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। इसका फार्मूला आप लोग देख लीजिए, आई थिंक पूछ दे फार्मूला, नहीं पूछेगा, ऐसे ग्रुप डी में पूछ सकता है। तो 2 पाई L/G। अगर फ्रेंड्स आप लोग ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोग को नेक्स्ट मंथ में ग्रुप डी का भी मैं पूरे का पूरे साइंस जो मैं बताऊंगा ना, बेस्ट बताऊंगा, बस याद रखिएगा। और साइंस मैथ सारे मैं एक ही चैनल पे बता दूंगा, आप लोग हमसे बस जुड़ जाइएगा, क्लियर है। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें हो तो गया। चलिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में किस विकिरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो देखिए आवृत्ति की बात करना चाहते हैं सबसे अधिक किसकी होती है। तो देखिए इसके लिए एक मेरा ट्रिक था, मैं आप लोग के सामने बताता जब मैं क्लास 12th में था, यानी कि 2013 के याद करवा। देखिए मैं याद किया था, देखिए रवि गया मुंबई इंडियंस मेरा एक है, देखिए या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस याद कर लिए। फिर क्या कहते हैं वी एक्स सॉरी भी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे याद कर लिए। देखिए सबसे पहले रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से करता है, फिर देखिए वी एक्स रवि गया मुंबई इंडियंस यू भी, यहाँ पे गलत हम कर दें यू भी। देखिए रवि गया मुंबई इंडियंस भी यू भी एक्स वाई भी कर लीजिएगा, फिर यू कर दीजिएगा, यहाँ पे एक्स वाई कर, ये आप लोग का होता है, क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को ट्रिक में बताना चाहता हूँ। देखिए ये था रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से करता है, फिर वी यू कर दीजिएगा, एक्स वाई, क्लियर है, यानी इस टाइप से करना पड़ेगा। आई थिंक देखिए पहला जो आप लोग का होता है रेडियो वेव होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, इंफ्रा रे होता है, विजिबल रे होता है, अल्ट्रा वायलेट रे होता है, एक्स रे होता है, गामा रे होता है, ये आप लोग का होता है, क्लियर है। तो ये जो आप लोग का हो ना, ये आवृत्ति के अकॉर्डिंग नहीं बताया हूँ, ये आप लोग को जो मैं बताऊँ आवृत्ति का अपोजिट क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का क्या होता है FYT, ये फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स टाइम यानी टाइम के अकॉर्डिंग बताया हूँ, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे लिख रहा है ये ऊर्जा के अकॉर्डिंग है। तो विद्युत चुंबकीय में किस की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो आवृत्ति सबसे अधिक किसका होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है जो शुरू वाला सबसे कम हो गया, क्लियर है। तो सबसे लास्ट में कौन है, वाई यानी कि गामा किरण का, क्लियर है। तो गामा किरण का होगा। इसको ट्रिक से आप लोग मेरे जैसे याद कर लीजिए। देखिए मेरा याद था रवि गया मुंबई इंडियंस VUXY, मैं इस टाइप से याद किया था, ठीक है। या फिर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से खेलता है, फिर भी ली दिए यू कर दिए XY। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका होगा आवृत्ति, तो आवृत्ति सबसे पहले ज़्यादा होगा गामा का, फिर किसका होगा एक्स का, फिर अल्ट्रावायलेट का, फिर विजिबल का, फिर इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव का, फिर क्या होगा रेडियो वेव का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर देखिए तो गामा किरण का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब वही बात करना चाहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग में अगर लैम्डा के बढ़ते क्रम में बताना चाहते हैं, यानी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में बात करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा होगा गामा किरण का, वही कर लीजिएगा जो मैं बताऊँ, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। तो त्रिभुज PQR की भुजा PR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि QR और RS बराबर हो। यदि एंगल PRQ बराबर 86 डिग्री है तो एंगल PSQ का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ट्रायंगल को शो करना। ये आप लोगों का ट्रायंगल है, इस टाइप से आप लोग को शो करना है, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। PQR लिख रहा तो हम लोग यहाँ पे P कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे Q कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे R कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। अब क्या बोल रहा PR को S तक बढ़ाते हैं। तो एक काम करते हैं ना, चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना दिए, बड़ा बना दिए थे। देखिए सबसे पहले PQR बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं PQ बना दिए। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले P कर देते हैं, यहाँ पे Q कर दिए, यहाँ पे R पे। अब यहाँ पे अगेन लिख रहा है क्वेश्चन में आप लोग को PR को S तक बढ़ाते हैं, यानी S तक हम लोग बढ़ा दिए। अब लिख रहा है QR, यानी कि QR और RS, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब लिख रहा एंगल PRO, तो एंगल PRO यानी P है आप लोग का, ये RO है, तो PRO का वैल्यू जो लिख रहा है 86 डिग्री लिख रहा है। क्या लिख रहा है 86 डिग्री लिख रहा। तो
तो हम लोग यहाँ से अगर भी एंगल मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ना ये। तो आप लोग के एंगल पी एस क्यू क्या होगा, पी एस क्यू क्या होगा, देखिए एंगल आप लोग का लिख रहा है पी हो गया, ये एस हो गया, और क्या था क्यू, क्यू तो हाँ यहाँ पे पी है, ये एस है क्यू है, यानी कि आप लोग को यहाँ का वैल्यू निकालना है। होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये 86 डिग्री दिया, क्लियर है। जब ये देखिए आप लोग यहाँ पे ये 86 डिग्री दिया ना, तो आप लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालना है। यानी देखिए अभी इसमें क्वेश्चन लिखा है इसका और इसका दोनों आपस में बराबर है। आई थिंक इसका वैल्यू यानी इसके सामने एंगल यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। उसी प्रकार इसका एंगल, तो ये यानी कि इसके इसका भी तो बराबर होगा, तो ये दोनों का वैल्यू थीटा होगा। थीटा थीटा यानी 2 थीटा कर देंगे, यानी 2 थीटा। तो 2 थीटा का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा टोटल कितना दिख रहा है, 86 डिग्री। तो आई थिंक थीटा का वैल्यू निकालेंगे 43 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन है 43, और अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 का भुगतान करता है। वह फिर दूध से पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 प्रति लीटर पर बेचता है, जिसमें 37.5% लाभ होता है। तो ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी का अनुपात क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले 8 लीटर दूध बेचता ना, तो हम लोग क्या करें, 8 लीटर दूध है, इसमें कितना 37.5% लाभ कमाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 37.5 को छोड़िए, यहाँ डायरेक्टली कर देते हैं। तो 100 प्लस क्या करेंगे 37.5। वैसे 37.5 को आप लोग रेशियो में भी बदल सकते थे। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो आप लोग को वैल्यू आएगा 64/11। क्या आएगा, आई थिंक मिश्रण का सीपी क्या आएगा 64/11। अब देखिए आप लोग को मिला किसका रहा था, पानी और दूध का। तो जब पानी का वैल्यू कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, जीरो। वही मिल्क का वैल्यू लिख रहा था 6.4 लिख रहा था मात्रा, और ओवरऑल हम लोग कितना ला दिए थे 64/11 लाए थे, क्लियर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। होपफुली यहाँ पे लिख रहा था आप लोग का, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे ना, तो 64 यहाँ पे देखिए इसको इससे माइनस करेंगे। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए 64/10 करेंगे, पॉइंट हटेगा ना, तो 64/10 कर देंगे, इंटू क्या करें 11। जस्ट लाइक सेम इसको 1 से करेंगे तो 64 बटा क्या होगा, रेशियो 11। 64 11 कैंसिल होगा तो 10:1 आ गया। आई थिंक 1:10 आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 1:10 है। अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है और उसके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 36 बचाते हैं तो उसकी आय क्या होगा। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दो व्यक्ति मान लीजिए कि आपको पी मान लेते हैं, क्यू मान लिए, इसका आय का अनुपात, तो हम लोग आय के 10 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 10,000 मान लेते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए 10,000 मान लिए, इसका क्या मानेंगे 6,000 मान लिए। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए आप लोग को पता आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पे व्यय का अनुपात लिख रहा 18, तो यहाँ भी 1800 कर दिए, ठीक है, यानी कि 3 जीरो कर रहे थे, तो 18,000, तो 18 कितना लिख रहा 18 बचाता। व्यय का अनुपात खर्चा कर 10 था, 10 में से उनके व्यय का अनुपात ये लिख रहा है, तो व्यय का अनुपात तो ज़्यादा लिख रहा। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये 18,000 करना पड़ेगा। आप लोग को सेव के लिए करना पड़ेगा, एस मान लेते हैं। अब इसमें आप लोग को लिख रहा है 10, तो यहाँ पे 10,000 कर देंगे, प्लस यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बचाते कितना है 5200 3600, इसमें इस स्टेप से ही नहीं बनेगा, आप लोग को इक्वेशन मानना पड़ेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए व्यय का अनुपात कितना लिख रहा है 18x लिख रहा, तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आय इनकम को 10 है तो 10x मान लेंगे, क्लियर है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 10x इक्वल टू मान लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए खर्च कितना, व्यय कितना करा 18, तो हम लोग 18 y के मान लें, क्लियर है। एक अब यहाँ पे देखेंगे प्लस सेविंग के लिए लिखेंगे 5200 बना रहा था, पहला हो गया। सेकेंड ये आप लोग का 6x मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10y। अब ये आप लोग को 32 कितना बचा रहा था 3600। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग को सॉल्व कीजिएगा ना, तो एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। तो आई थिंक सॉल्व किया तो 1696 आएगा। तो ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन होगा ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आप लोग का। एक सारणीकरण एक परीक्षा के दौरान परीक्षा में 100 छात्रों को औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 करता है और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त होता है, तो उन छात्रों का वास्तविक औसत अंक क्या होगा। कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले 100 छात्रों का था, ठीक है, 100 छात्रों का औसत गणना क्या लिख रहा 8.6 के बजाय 6.8 एंट्री करता है और औसत 5.8 होता है, यानी 100 बच्चा था, इसका औसत 5.8 से गुना कर दें। अब मिस्टेक कितना कर रहा, तो देखिए 6.8 तो एंट्री कर रहे हैं, यानी जो एंट्री के लिए दें, अब किसके बजाय 8.6 के बदले, तो यहाँ पे कर दिए। अब टोटल ओवरऑल कितना था, तो 100 बच्चा था। इस टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आएगा 5.818 आएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 5.818, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 25 है, उसके एचसीएफ और एलसीएम 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे व्युत्क्रम का योगफल बोल रहा,
कुछ भी नहीं करना। देखिए जब भी HCF देता है, मैं आप लोग को एक फार्मूला पढ़ाया था, देखिए LCM बराबर होता है HAB, मैं आप लोग को बताया था ना, ये फार्मूला होता है। आई थिंक देखिए LCM कितना लिख रहा था, तो 105 लिख रहा था। अब HCF कितना लिख रहा था, 3, तो हम लोग 3AB के अनुसार चलेंगे, इस टाइप से फार्मूला होता है। तो दोनों का योग लिख रहा था, तो हम लोग पहला पहला के लिए क्या करेंगे, देखिए HCF 3 था तो 3x कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 3y, दोनों का सम कितना लिख रहा है 25, तो 25 कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग x प्लस वाई का अगर वैल्यू निकालते हैं तो अल्टीमेटली क्या लिखेगा, 25/3 लिखेंगे, 25/3 लिखेंगे। क्लियर है। अब इसका LCM लिख रहा, आप लोग के सामने LCM लिख रहा है इसका XY, क्या लिख रहा है ये, हाँ LCM लिख रहा है आप लोग का, सॉरी इसका LCM क्या लिख रहा था, सॉरी LCM की बात करना चाहते हैं तो ये हमेशा गुना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 3xy को किससे गुना करेंगे, तो 105 दे रहा था, तो यहाँ से xy का वैल्यू आप लोग निकालिएगा तो 35 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका व्युत्क्रम बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3x कर देंगे, अगेन आप लोग को 1/3y था। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के यहाँ पे क्या आएगा 3xy आएगा। क्लियर है। 3x करेंगे तो यहाँ पे y प्लस एक्स करेंगे, तो y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया था, 25/3 था, और यहाँ पे 3 रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या था, ये 35 था। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो मिस्टेक नहीं हो रहा, नहीं, तो यहाँ से अगर आप लोग पूरे सॉल्व करते हैं तो देखिए 5×5 = 25, यहाँ पे 7 बार में, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 5×7 = 21 या 63, 5/63 होगा आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल 5/63, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, एक व्यापारी दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक संख्या तीसरी संख्या से, तो मान लीजिए कि तीसरी संख्या 100 है, ठीक है। अब लिख रहा एक, सॉरी देखिए सबसे पहले हम लोग तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो पहला आप लोग का 130 हो जाएगा, एंड अगेन 40% अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या अनुपात क्या होगा, दूसरी या पहली का अनुपात लिख रहा, तो क्या होगा 14:13 होगा ना, तो बाबू बोला क्वेश्चन था ये, तो 14:13, यानी कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 13 ताली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। देखिए 13 ताली नृत्य का जो संबंध होता है ये आप लोग का राजस्थान राज्य से, कहाँ से, ये राजस्थान राज्य से, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं ऑब्जर्वेशन करने का जो मैं करूँ। केरल का, तो केरल में जो होता है वो कृष्णा टम होता है। चलिए इसको क्यों डिस्कस करें, बीच में कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांडे राजा मारवर्मन राज सिम्हा को द्वितीय को हराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, परातंत्र प्रथम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इसमें आप लोग को मैच करना है। देखिए सबसे पहले नीली क्रांति, तो देखिए नीली क्रांति का संबंध है, देखिए आप लोग अगर अपने घर में मछली लाते हैं तो मछली को क्या करते हैं, मछली को बनाने के लिए सबसे पहले सरसों लाते हैं, सरसों का कलर कैसा होता है, पीला होता है। तो मछली क्रांति ने पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का सबसे पहले, सॉरी नीली, तो नीला होता है, देखिए मछली कहाँ रहता है, पानी में रहता है, अब पानी कैसा होता है, नीला होता है, तो नीली क्रांति का मछली से संबंध कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए पीली क्रांति का तिलहन से कर दिए, दोनों का रंग पीला होता है, गोल, आलू क्या होता है, गोल होता है, अस्वर्णित क्रांति बोले तो समग्र बागवानी हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का जनक जो भारत में होता है वह दूध से संबंधित होता है, जो कि वर्गीज कुरियन है। कौन है ये, वर्गीज कुरियन है। और इसके साथ साथ हरित क्रांति, हरित क्रांति का डॉक्टर स्वामीनाथन थे। क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, एक्सीओ मिशन 4, एक्सीओ मिशन 4 को करेंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ मिलते हैं, अभी जस्ट मैं बताया था। देखिए अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं ना तो ये पश्चिमी घाट होता है, पूर्वी कहाँ पे मिलता है, तो नीलगिरी पर्वत में। तो अभी मैं बताया था, ऑपरेशन पूरा किया था, तो नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। फिर से अगेन आई रिपीट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। क्लियर है। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे, अभी जस्ट मैं बताया था, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है। और इसके सबसे ऊँची, तमिलनाडु, और इसके सबसे ऊँची पहाड़ का नाम क्या है, तो दोड़ा बेटा। क्लियर, दोड़ा बेटा जो सबसे ऊँची चोटी होती है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी का जो के दक्षिणी भाग में पाल घाट है, यानी इसके नीलगिरी के जो निचली भाग जो होता है उसको बोलते हैं पाल घाट। क्या बोलते हैं, पाल घाट बोलते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करना चाहते हैं शिवालिक का। तो मोस्टली फ्रेंड शिवालिक क्या होता है, द आउटर मोस्ट पार्ट्स ऑफ हिमालय इज नो एज शिवालिक, यानी हिमालय के सबसे बाहरी पार्ट्स को बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं। बात करते हैं अमरकंटक, तो अमरकंटक का तो पहाड़ है शायद, अमरकंटक क्या ना, एक पर याद रखें मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। यानी अमरकंटक जो होता है ना आप लोग को छत्तीसगढ़ में आते हैं, जो कि मैकाल पर्वत में आता है। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में स्थित सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप है। क्या ये बैरन द्वीप? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे और अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन आई रिपीट, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो बैरन द्वीप, सबसे पहले बैरन द्वीप जो होता है वो आप लोग का अंडमान निकोबार में होता है, ये अंडमान सागर में होता है। अंडमान सागर में ये स्थित है। क्वेश्चन आते हैं कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान सागर स्थिति या ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं नेरकोंडम का। तो नेरकोंडम जो था वो अंडमान सागर में स्थित होता है। ठीक है, ये एक प्रकार प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। वही बात करना चाहते हैं, देखिए रॉस द्वीप। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए 2016 में भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन में पुनः विस्फोट देखने को मिला था। यानी कि यहाँ पे बैरन द्वीप में कब देखा गया था? लास्टली 2016 में देखा गया। क्लियर है? अब मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता। सबसे पहले रॉस द्वीप, तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड, नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आई थिंक लगता है 18 में, 2018 के समय सारे द्वीप जो होते हैं, यानी 3 द्वीप है वहाँ पे, सारे का नाम, ऐसे तो वहाँ पे पूरा 100 द्वीप से ज़्यादा है। तो रॉस द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम का रॉस कर दिए थे। आप कैसे याद कीजिए, देखिए रॉस, रॉस में सुभाष, सुभाष बोस, बोस और रॉस एक जैसा लगता है। देखिए रॉस अगर लिखते हैं ना तो रॉस और बोस एक जैसा लगता है, तो रॉस द्वीप को क्या बोलते हैं? बोस द्वीप। वही नील, नील द्वीप। तो देखिए नील की जब नीली क्रांति हुआ था, या फिर देखिए नील की खेती के लिए जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो याद रखिएगा शहीद द्वीप का नया नाम क्या है? नील द्वीप का नया नाम क्या है? तो शहीद द्वीप। क्या बोलते हैं? शहीद द्वीप। क्लियर है? वही एक और आप लोग का आता है इसमें स्वराज द्वीप। तो स्वराज द्वीप का नाम रखा गया हैवलॉक द्वीप को। देखिए एक होता है हैवलॉक द्वीप, तो हैवलॉक द्वीप को क्या बोलते हैं? स्वराज द्वीप बोलते हैं। ये सारे कंटेंट को मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब एक आता है सेंटिनल द्वीप। तो सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का समूह होता है। क्लियर है? एक और फैक्ट्स, देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ था? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता सितंबर 2024 में इसकी राजधानी का नाम यानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया। ये भी आप लोग को आई थिंक मैं बताया था, श्री विजयपुरम रखा गया। तो श्री विजयपुरम इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों का नाम बदलकर परमवीर चक्र के नाम पर रखा गया। याद रखिएगा अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों समूहों का नाम बदलकर परमवीर चक्र के नाम पर भी रखा गया। क्लियर है? चलिए और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं बीच बीच में आप लोगों के बीच में क्या करने वाला हूँ, देखिएगा मैं करंट अफेयर का जो स्पीडी बुक था उसको भी मैं पूरे करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा रीजनिंग को। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए कुछ बैग पर्स है। तो इसमें सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। सभी बटुए थैले हैं। तो मान लें कि बटुआ है, देखते हैं कि इसको बनाइएगा फ्रेंड। देखिए सबसे पहले लिख रहा है कुछ बैग, तो मान लीजिए कुछ बैग है ये। तो कुछ बैग क्या लिख रहा है? ये पर्स है। तो कुछ बैग पर्स मान लिए। सभी पर्स बटुए हैं, तो सभी पर्स मान लिए बटुए हैं, ये बटुए मान लिए। फिर लिख रहा है सभी बटुए थैले हैं, तो सभी बटुओं के थैले मान लिए। अब इस टाइप से बनाना पड़ेगा, इस टाइप से बन गया। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या लिख रहा था ये। तो इसको देखने के लिए हम लोग को नेक्स्ट पेज आना पड़ेगा। देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, चलिए ये आप लोग को देखना पड़ेगा। इसमें बोल रहा ना जेड का विपरीत क्या होगा। देखिए सबसे पहले दो को देखें, मैच कौन कर रहा? कोई मैच कर रहा? दो को नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? तो देखिए डब्लू कॉमन है, तो डब्लू से चलेंगे क्लॉक वाइज, डब्लू को यू फिर वाई, यहाँ पे चलेंगे तो डब्लू होगा, फिर वी होगा और जेड होगा। आप लोग का जेड का विपरीत क्या रहा? वाई। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इसको देख लीजिए। 12 का संबंध लिख रहे 145, आई थिंक 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 45, 9 का स्क्वायर 81 और 1 82। तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, 14 का स्क्वायर 96, 196 और 1 97। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसको, इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। ठीक है, अब देखिए अन्य रेस्टोरेंट में भी मिलता होगा सबसे अच्छा, यानी कि ऐसा नहीं था, अगला में तो मिलता ही होगा ना। इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का तो यहाँ पर डिस्कस ही नहीं कर रहा था, केवल वन करेगा ये। दुनिया का मानेंगे तो नहीं, इस दुनिया ने केवल ऑप्शन बी होगा, यानी वन करेगा। इस वेन डायग्राम में आपको बताना, देखिए उपयुक्त वेन आरेख का दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल एम एन और एल खेलते हैं। तो एम खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या हो। देखिए एम की बारे बात करें तो देखिए ये आप लोग का एम है। क्लियर है? तो एम के लिए सबसे पहले देखिए एम में क्या है, 11 है अल्टीमेटली, फिर 8 है, फिर देखेंगे तो 6 है, 6 को ऐड कर दें, फिर कितना था 7 था, सारे को जोड़ दीजिए कितना आएगा 32 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। बहुत ही मज़ा आ रहा पढ़ाने में आज हमको। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता को स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो देखिए जैव विविधता की बात करना चाहते हैं, स्वस्थानीय की बात करना चाहते हैं, हमेशा राष्ट्रीय उद्यान होता है। क्या होता है ये? राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर
सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए पहला आईपीवी, देखिए ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। तो आईपीवी एड्रेस 32 बिट्स का होता है अल्टीमेटली, ये आप लोगों का सही है। क्लियर है? आईपीवी देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, आके आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए IPv4 इसका एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है। क्लियर है? कोई बात करना चाहता है IPV, यहाँ पे अगर 6 रहता है, इसका जो वैल्यू होता है यानी 128 होता है। क्या होता है? 128 होता है। वही मैक का जो होता है वो 48 होता है। मैक जो होता है ना वो 48 होता है। ये तीनों आप लोग का सही है। ठीक है, तो तीनों सही है। तो URL एक IP एड्रेस है नहीं, तो URL एक नहीं बल्कि एक वेब एड्रेस होता है। ये IP एड्रेस नहीं होता बल्कि एक वेब एड्रेस होता है। यहाँ तो गलत लिख देना। तो URL एक प्रकार का वेब एड्रेस होता है। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, URL क्या होता है? एक प्रकार का वेब एड्रेस होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, जो आप लोग के बीच में सही नहीं है। फिर से अगेन आई रिपीट, IPv4 का बोलते हैं तो ये कितना होता है? 32 बिट होता है। IPv6 की बात करना चाहते हैं तो 128 होता है, और मैक की बात करना चाहते हैं तो 38 बिट होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं, लेकिन वह अन्य उम्मीदवारों से केवल 298 मतों के बहुमत से पराजित हो जाता है, तो दर्ज मतों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए, जब भी मत की बात को सुनाते हैं तो सबसे पहले कुछ नहीं पता तो आप लोग 100% मत मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए। क्लियर है? अब देखिए, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, तो आप बताइए अगर एक को 40% प्राप्त हुआ तो एक अगला को क्या होगा? 60% प्राप्त होगा ना, अल्टीमेटली प्राप्त होगा। लेकिन वह अन्य उम्मीदवारों से केवल 298 मतों से पराजित हो गए। यानी कि दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमेशा डिफरेंस देखते हैं मत वाला में, तो कितना आ गया? 20%। और 20% का वैल्यू आप लोग को लिख रहा है 298 लिख रहा है। ठीक है, तो 298 लिख रहा, तो आप लोग को बोला मत की संख्या। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे 20% का वैल्यू क्या लिख रहा था? 298। तो हम क्या करेंगे? 100% का वैल्यू बोला तो 20 का पावर में 100 कितना बना था? 5। अब 5 को इससे गुना करेंगे तो फ्रेंड 1490 आएगा। क्या आएगा? 1490 मत आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, ABC कोई त्रिभुज है जिसमें BI और CI, ABC और एंगल ACB का कौन समद्विभाजक है? तो एंगल BAC बराबर 45 डिग्री है, तो BIC का मान क्या होगा? देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल खींचेंगे, तो देखिए लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे A मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? BI, इसको मान लेंगे C। अब लिख रहा है BI और CI, देखिए BI यहाँ मान लेते हैं, CI यहाँ मान, यानी यहाँ पे I मान लिए। एंगल ABC और ACB के कौन समद्विभाजक है? समद्विभाजक का अर्थ होता है दो भागों में बंटा जाए। देखिए ABC हो गया और ACB, तो समद्विभाजक हो गया एंगल BAC। तो फ्रेंड B, देखिए B है, A है, 80 है, इसका वैल्यू लिख रहा है आप लोगों के सामने 45 डिग्री, तो BIC का वैल्यू लिख रहा। तो इसके लिए हमेशा फार्मूला याद कर आगे लिखते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो 45 का हाफ कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? 22.5 बचेगा। तो 90 प्लस 22.5 को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्टली फ्रेंड आप लोग को 112.5 बचेगा। तो इस टाइप से बना सकते हैं। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, मैं केवल रिविजन कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। 3 वर्ष पहले A और B के आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि C का वर्तमान आयु B की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो C की वर्तमान आयु क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, केवल एक कंसेप्ट को याद रखिए। देखिए A और B का अनुपात क्या है? 5:7 है ना। तो हम लोग क्या करें? देखिए पहले रहा था तो हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए 5x कर देंगे। अब यहाँ पे पहले था तो 3 को ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब इसका लिए करेंगे तो यहाँ पे 7x करेंगे। ये पहले था तो 3 कर देंगे, दोनों के लिए पहले के लिए कर दें। अब से 13 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 13। कितना होता है? 9:11। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो 11 पचे कितना हो गया? 55x। यहाँ पे 55x कर देंगे। फिर 13 3 16, 16 को 11 से गुना करेंगे, आई थिंक 176 आ जाएगा, इक्वल टू 9 को 7 से गुना करेंगे 63x आएगा। 13 3 16, 16 को 9 से गुना करेंगे, आई होप 144 आएगा। अब देखिए 63 में से 55 को घटाएंगे तो 8x बचेगा। तो 8x का वैल्यू 176 में से 34 और यहाँ 32, यानी x का वैल्यू 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। अब B की वर्तमान आयु बोल रहा ना, बी की वर्तमान आयु क्या लिखा? सी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, तो हम बी की वर्तमान आयु के लिए क्या बोले थे? देखिए यहाँ पे लिखा 7x, तो सबसे पहले 7x प्लस 3 था नहीं है, तो 7x का वैल्यू अभी कितना आया था? 4 प्लस 3, तो 7 चौक 28 3 31 हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बोला ना सी की वर्तमान, देखिए 11 वर्ष कम है तो हम लोग 11 को घटा देंगे, तो 31 में से 11 घटाएंगे तो 20 आएगा। सी की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगा। चलिए इसको आप लोग के लिए हमेशा छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, होपफुली फ्रेंड इसमें फार्मूला बेस्ड करके देख लीजिएगा। क्लियर है? नहीं तो मान पुट कीजिए ना, देखते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 कॉसेक थीटा, तो मान लीजिए कि 45 का वैल्यू पुट गया। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होता है, माइनस कॉट 45 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस कॉस सैन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे करेंगे तो √2/1 आ जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो
90 पुट करेंगे, 90 अगर रुकिए 90 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ सकता है, लेकिन कॉट 90 का तो फिर इन्फिनिटी में आ जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 30 का भी करेंगे का तो 30 का करेंगे तो कॉट 30 में नहीं। यहाँ पे आप लोग को अगर यूज करते हैं फार्मूला बेस्ड, देखते हैं इसी टाइप से बनाइएगा। तो इसमें पुट करके ही बनाते हैं, देखते हैं 30 चलिए 45 का ही माने थे। तो फ्रेंड यहाँ 1 था, 45 का यहाँ पे √2 था, -1 था। लेकिन यहाँ पे क्या आप लोग का आया था, √2/1 आ गया था। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए √2 -1 आ गया, यहाँ पे 1 टाइम्स आएगा, यहाँ पे करें तो √2 × √2 केवल 2 आ गया, यहाँ पे √2 करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो √2 आएगा, -1 बाय यहाँ पे करेंगे तो √2 -1 यानी कि 1 आ रहा। क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा डिग्री ऐसा है जिसका वैल्यू 45 डिग्री पुट करने पे 1 आएगा। तो देखिए सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 होता है, तो पहला कैंसिल कर देंगे। कॉट 45 का वैल्यू 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही जा रहा। सेक 45 का वैल्यू √2 आता है, यानी कैंसिल कर देंगे। tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है। अब ये दोनों में क्वेश्चन कंफ्यूजन हो गया, लेकिन आप लोग बताइए कॉट माने थे तो कॉट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन खुद से देख ले, मैं तो बताता हूँ मैथ्स आता है तो इसी टाइप से बनाइएगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे चाइना में ही है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के समय फेमस हुआ था। तो फॉरबिडन सिटी कहाँ पे, चीन में। कहाँ पे, चीन में है। चलिए और कुछ वैसा तो है नहीं। अब देखिए बात करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले म्यांमार को क्या बोलते हैं, तो स्वर्णित पैगोडा का देश बोलते हैं। क्लियर है। चलिए वियतनाम की राजधानी क्या है, तो हनोई है। क्लियर है। और वैसा कुछ है नहीं, करंट अफेयर भी मेरे माइंड में रहता, बोल देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन, NTPC लाइक क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग VVM आते JP कृपलानी थे। कौन थे, JP कृपलानी थे। क्लियर है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, यहाँ से पूरे का पूरे ऑपरेशन कर देता हूँ जो आप लोग को। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले कौन थे, JP कृपलानी। अब सुनते गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यानी कि विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस का 51वां संविधान संशोधन था। 51वां संविधान संशोधन था, ये आप लोग का 1937 में हुआ था। और 1937 में जो हुआ था गाँव में हुआ था, यानी कि फैजपुर में हुआ था, या फैजपुर में हुआ था, हाँ फैजपुर में हुआ था गाँव में। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। क्लियर है। और 1947 में जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1931 के दौरान बने थे कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में इसी समय मौलिक अधिकार को मान्यता मिला था। क्लियर है। बात करना चाहते JP कृपलानी, तो 1947 के समय थे जब भारत को आज़ादी मिला था। क्लियर है। अब बात करना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आई थिंक हमें लगता है कुल 3 बार बने हैं, कुल 3 बार बने हैं। पहला आप लोग को तो एक देखिए 1929 आप लोग को पता होगा, जब ये 1929 से बने, जब ये बने थे लाहौर के रावी नदी के किनारे जब झंडा फहराया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। उसके साथ साथ 1937 में भी बने थे। 1937 में फैजपुर में थे। एक और मेरे माइंड में स्किप कर रहा है, लेकिन ये 3 बार बने हैं। क्लियर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल राजेंद्र प्रसाद बने थे, राजेंद्र प्रसाद, तो इसका बारे में मेरा माइंड में स्किप कर गया। राजेंद्र प्रसाद भी बने हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक और बताना चाहता हूँ। राजेंद्र प्रसाद एक बार इसमें बने थे जब यानी कि कार्यकारी के लिए बने थे, जब ये क्या नाम इसका, जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा अपना दे दिया था तब कार्यकारी अध्यक्ष यही बने थे। क्लियर है। और भी फेमस के रूप में मेरा माइंड में स्किप कर रहा कब बने थे। क्लियर है। लेकिन कुछ कुछ मैं आप लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला याद करवा देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में। अब फिर कब हुआ था, 1886 में सेकेंड। देखिए लगातार 4 को याद कर ले, 87 और 88। देखिए 4 को कब से, तो आप लोग अपना दोस्त को नाम याद करिए, बकमई। बोलिए बकमई, बोलिए ना बकमई, बक। चलिए अब मई महीना चल रहा, तो बोलिए बक मई। हम बक रहे हैं आप लोग बीच में, तो बक कौन महीना में, मई महीना में, तो इस टाइप से याद करिए बक मई। अब देखिए बास हो गया, बदरुद्दीन, सॉरी, पहला जो हुआ था बम्बई में हुआ था, सेकेंड में हुआ था कलकत्ता में हुआ था, थर्ड में हुआ था मद्रास में हुआ था, चौथा हुआ था इलाहाबाद में। क्लियर है। इस टाइप से याद कीजिएगा। जब सबसे पहले जब बम्बई में हुआ था तो उसमें अध्यक्ष कौन थे आप लोग बताइएगा, तो कांग्रेस का अध्यक्ष WC बनर्जी थे। क्लियर है। उसको 86 में हुए थे, तो बक कहाँ से, बक 86 में कौन थे, कलकत्ता में हुए थे, तो 1886 में थे दादा भाई नौरोजी बने थे। 87 में मद्रास में थे, तो 87 में रहे थे पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। और इलाहाबाद में तो पहला अंग्रेज थे जॉर्ज यूले थे। क्लियर है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस फैक्ट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइए, इसको रिकॉल कर लीजिएगा। एक हुआ था 1896 में। देखिए 1896 में वंदे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन में मान्यता मिला था। उस समय कौन थे, रहीमतुल्ला थे। ये भी आप लोग को पता होगा, रहीमतुल्ला सयानी थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। क्लियर है। इसके
इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1911 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को मान्यता मिला था। इस समय थे पंडित विशनधर थे, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग को मेन एक और याद करना पड़ेगा, 1917 में पहली महिला बने थे एनी बेसेंट, और 1925 में पहली भारतीय महिला बने थे सरोजिनी नायडू। क्लियर, इस सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन चलिए, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? काफ़ी मेस्ट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में देसी भाषा प्रेस को जो मान्यता जो मिला था, लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 1878 में, देखिए 1878 में लिटन ने भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र को कठोर किया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। अब इसी के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा 1878 में समर्थन मिला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करना चाहते हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का टेन्यूर था 1848 से 1856 था। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। इसी के समय हड़प नीति आया था, फिर ट्रेन भी चला था। लॉर्ड लिटन, चलिए बहुत सारा हो जाएगा। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, डुरंड रेखा, तो ये जो विभाजित करता है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बात करना चाहते हैं, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक आता है भारत और चीन के बीच में। तो देखिए इसको ट्रिक से मैं याद करवाता, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या खून जो होता है, यानी कि रेड क्लिफ लिखे हैं। देखेंगे अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, तो रेड क्या होता है? सिंदूर होता है। तो याद रखिएगा ना, रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ लाइन जो चलता है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। क्लियर है। फिर भारत और चीन के बीच जो होता है वो मैकमोहन रेखा होता है। क्या होता है? मैकमोहन रेखा होता है। रेड क्लिफ लाइन को जो जोड़ा गया था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को मैकमोहन लाइन को जो खींचा गया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन, शायद 1914 था, कन्फ्यूजन में कर रहा हूँ। फिर देखिए भारत और नेपाल के बीच भी क्या कुछ वैसा तो नहीं है। भारत और नेपाल सुगौली संधि हुआ था बल्कि। चलिए इस चीज़ को याद रखिए। चलिए यहाँ से आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन याद करवाता हूँ। देखिए एक होता है हिंडनबर्ग रेखा, देखिए आप लोग पढ़े होंगे लूसेंट में शायद। तो हिंडनबर्ग रेखा, देखिए हिंडनबर्ग रेखा जो होता है ना, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में होता है, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में होता है। क्लियर है। वही फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं 38वीं समांतर रेखा, तो 38वीं समांतर रेखा जो है वह नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में होती है। वही बात करना चाहते हैं मैगी नॉट, तो मैगी रखते हैं ना फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है? जम जाता है, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में होता है 49वीं समांतर रेखा, तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में होता है। ये सब सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अब मेन रहीम जो होता है रूस और फिनलैंड के बीच में होता है। चलिए पेमेंट बैंकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए ये डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, ऑलमोस्टली जारी करता है। ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता नहीं, ये क्रेडिट कार्ड कभी जारी नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो कि गलत हो गया। ये ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, ये वे मांग आधारित जमा स्वीकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। देखिए विजयनगर, तो इसका राइट आंसर कृष्णदेव राय होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम है कृष्णदेव राय, जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। क्लियर है। और बात करना चाहते हैं कृष्णदेव राय के बारे में, तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के महान शासक थे। ये क्वेश्चन आता है किस वंश के थे? तो तुलु वंश, देखिए मैं लिख दिया हूँ, ये जो थे तुलु वंश के महान शासक थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। और इसका जो टेन्यूर था आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 1509 से लेकर 1529 तक था। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब बातें करना चाहते हैं विजयनगर साम्राज्य का, तो फ्रेंड्स याद रखिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो हुआ था वह 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। क्लियर है। चलिए अब इसका कुल इसमें याद रखिए कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, आंध्र भोज कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों को पढ़े भी होंगे। क्लियर है। और इन्होंने ही विट्ठल मंदिर और हम्पी मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर है। चलिए और भी कुछ वैसा कुछ है इसमें नहीं, ठीक है देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए बाघ है, लोमड़ी है, जानवर है। अल्टीमेटली में ये जानवर है, जानवर के अंदर बाघ भी आएगा, लोमड़ी भी आएगा। तो इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करते हैं? सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें आप लोगों को लुप्त कथन को बताना। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो 82 में आ चुके हैं। ठीक है। तो काम करते हैं 81 को 9 से गुना करेंगे 729 आएगा। 49 को देखिए 64 को 8 से गुना करें 512 आएगा। तो 49 को 7 से गुना 343 आ गया। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए ना, काफ़ी ईजी है ये। 82 अगला क्वेश्चन देखते हैं 343 बोल के आएगा 343।
ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए नदी बी से छोटी है परंतु इस क्या लिख रहा है यार, देखिए ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है। डी बी से थोड़ी छोटी और ए से थोड़ी लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ नहीं। देखे ए नदी बी से छोटी है। ए नदी जो है ना वह बी से छोटी है और परंतु ई से लंबी है। यानी ए जो है बी से छोटी है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे ए की बात करना चाहते हैं। ए जो है बी से छोटी, यानी बी आप लोग को मान लीजिए इधर हो गया, यानी बी बड़ा हो गया, क्लियर है। लेकिन ई से लंबी है। आई थिंक ये ई से क्या आगे हो गया, ई से लंबी हो गया। अब लिख रहा सी सबसे लंबी, यानी सी को सबसे पहले कर देंगे। डी बी से थोड़ी छोटी है, तो यानी कि डी को हम लोग बी के सामने कर दें। अब आ तो गया ये, यानी सबसे बड़ा सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए, फिर ए। तो वो रहा सबसे छोटी कौन नदी है, तो ई हो गया। तो अल्टीमेटली राइट आंसर कर ई है, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। तो इसमें आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए 30 है, तो 30 में से 12 घटाइए, कितना आएगा? तो 30 में से 12 घटाएंगे 8, तो 8 नहीं, 30 में से 12 घटाएंगे 18 आएगा। तो 18 को 3 से गुना किया, 54 आ गया। फिर देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 30 में से, फिर 30 में से 13 को घटा देते हैं। 30 में से 13 घटाएंगे क्या आएगा, क्या है बचेगा? 9 बचेगा। नहीं 30, यहाँ पे 30 में से अगर 13 घटाते हैं तो 17 बचेगा। अब 17 को 3 से गुना कर 51 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 51 लिख रहा। फिर क्या करेंगे 27, यानी कि 27 में से 12 को घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 15 बचेगा। 15 को 3 से गुना किया 45 आ गया। लास्ट 27 को 13 से घटाएं, कितना? 14, 14 थी, कितना हो गया? 42। तो यहाँ पे 42 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए बस कुछ क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ क्या करना आगे। इसको अल्ट बाप रे बाप टफ क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या अर्थ होता है? तो देखिए आईपी एड्रेस का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। फुल फॉर्म याद होगा आप लोगों को। कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग नहीं है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग नहीं है, तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो स्टील का उत्पादन होता है, स्टील का उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक पेड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का एक अनुपात क्या लिखा है? 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखते हैं यहाँ पे आगे √3 है या फिर क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे 1:1/√3 लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से बना देंगे। पेड़ की लंबाई 1 था, इसका वैल्यू लिख रहा है 1/√3। तो यहाँ पे आप लोग उन्नयन कोण बनाना है। तो देखिए 1 बाई क्या कीजिए, 1/√3 कीजिएगा। ठीक है, तो √3 ऊपर आएगा तो √3 किसका वैल्यू था? 60 का होता है। तो tan 60 का होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी लिखना चाहते हैं, 60 डिग्री होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है? तो ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो पूरा लिख ही नहीं रहा, इस क्वेश्चन को भी बना देते हैं। देखिए इसमें आप लोग को लिख रहा है, आप लोग को वैल्यू निकालना है 4x। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए पुट करने से देखिए 4 को मान लीजिए कॉमन लेते हैं। तो 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने x² बचेगा +1 बचेगा। अब यहाँ पे 9x² प्लस ये ना, तो यहाँ पे लोग 9 को कॉमन लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? x² +1 बच गया। ठीक है, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे? तो 10x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये इसमें तो प्लस में हो जाएगा और आप लोग को सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो x² +1, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। देखिए ये तब क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए x² +1 का वैल्यू आप लोग के बीच में 4x लिख रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, x², देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व किए हैं तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? x² +1। तो x² +1 का वैल्यू क्या आएगा? 4x आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले 4 को कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा? x² +1 बच गया। क्लियर है, अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग करते हैं 9 को कॉमन लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? x² +1 बचेगा, प्लस क्या बचेगा? 10x। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था 4 है 4, x² +1, तो x² +1 का वैल्यू जो लाए थे 4x लाए थे, तो 4x कर दिए। जस्ट लाइक सेम यहाँ 9 है, यहाँ पे क्या करेंगे 4x प्लस क्या करेंगे 10x। तो 4 चौक क्या हो गए 16x, 16x कर देंगे और 9 चौक 36x कर देंगे प्लस 10 कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे 10x था तो 16x प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 16x आ गया था और यहाँ पे कितना 36 10 कितना होता है 46x आ गया। x कैंसिल हो गया तो 8 बटा कितना आएगा 23 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये बनाना है क्वेश्चन नंबर 92 को बनाइएगा तो इसका राइट आंसर है लॉग वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़ा स्किप कर रहे हैं। देखिए इसका गुणनफल निकाला फ्रेंड्स, याद है जब भी 1 से लेकर 9 तक गुणन रहेगा तो आप लोग को पता 2 आएगा और बीच में एक 5 भी आएगा, तो 2 को 5 से गुना करेंगे क्या आएगा 10 आएगा, यानी 0 आएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा 0, क्या आएगा 0 आएगा। चलिए बस हो चुका है, 93 हो गया। 94 लिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये 3 छात्र ए बी और सी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/7, 5/9 और 1/5 है। तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए हल होने के लिए बोला ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर इसका डिफरेंस देखेंगे, क्या लिखेंगे 2/7 लिखेंगे। अगेन यहाँ पे डिफरेंस लिखें तो 4/9 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पे
यहाँ पे लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो फ्रेंड्स अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगा आप लोग के बीच में, देखिए 4×6 = 16, 16×2 = 32, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही बचेगा ना, यहाँ पे 4 था तो 16×4 = 64 आ गया, और यहाँ पे गुना कीजिए तो 315 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 315 में 64 को घटाएंगे 251 बचेगा। अब यहाँ नीचे क्या था तो 315, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखें, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश होता है वो भारत होता है। क्या होता है ये? भारत होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 में ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 के ओलंपिक में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। क्लियर? सबसे ज़्यादा इसी में जीते थे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वर्ष 1928 में, ये आप लोग पढ़े होंगे, वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में होता, तो एम्स्टर्डम, देखिए मैं लिख देता हूँ, एम्स्टर ओलंपिक में जयपाल सिंह मुंडा जो कि झारखंड के रहने वाले थे, वो कप्तान थे, उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी स्वर्ण पदक मॉस्को ओलंपिक में जीता था, जो कि 1980 में जीता था। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग को बताना चाहता हूँ, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत हॉकी पुरुष टीम में कांस्य पदक को जीता था। हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, और एक और कुछ था जो मेरा क्वेश्चन आया था एनटीपीसी सीबीटी 1 में 30 जनवरी 2021 को जब दिए थे। क्वेश्चन था, आई थिंक कुछ था 1960 के जो हुआ था मिल्खा सिंह। हाँ, तो मिल्खा सिंह कहाँ पे जीते थे? तो फ्रेंड इटली का रोम में जीते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ था मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था ये पेपर, जब हम दिए थे पेपर 30 जनवरी 2021 को। शिफ्ट नंबर शायद 2 था, आप लोग 2 या 3 था, में हम लोग दिए थे, देख लीजिएगा होगा ये। तो पूछता है ये सब, कर लीजिएगा। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की? तो क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो मखाना बोर्ड की जो स्थापना किया था ये बिहार ने किया था। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो याद रखिए, बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार राज्य ने किया था। किसने किया था? बिहार राज्य ने किया था। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ मिथिला मखाना को वहाँ का जीआई टैग भी मिला। क्लियर है? देखिए, जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लिएंडर मेस को और साथ विजय अमृतराज को, यानी दोनों को मिला है। तो लिएंडर मेस एज वेल एज विजय अमृतराज को। क्लियर है? चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स सुभद्रा योजना देखिए नाम में स्पष्ट लगा, उड़ीसा के, तो उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था, तो उड़ीसा में। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन लास्ट है। निम्नलिखित में ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन है? तो फ्रेंड्स ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो श्रीलंका होगा। क्या होगा ये? श्रीलंका होगा। क्लियर है? चलिए, अब वैसे इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है? तो ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अगर आता है तो देखते हैं। पाकिस्तान का शायद प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज थे कुछ, देख लीजिएगा। ये सब सारे का देख लीजिएगा। ठीक है? और बांग्लादेश का भी कौन बने हैं? तो करंट अफेयर में मैं स्किप कर रहा हूँ, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये सब सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ये हमको देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये रहा आप लोग के बीच में 100 क्वेश्चन सीरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग के बीच में सेट नंबर 24 को अपलोड करूँगा, और मेरा वीडियो में देखेंगे एक स्पेशल करंट अफेयर लाने जा रहा हूँ, साथ में इसी में मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। क्लियर है? तो उसमें मैं करंट अफेयर को ही ऐड करूँगा ज़्यादातर। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग को हर चैनल अगेन जो आप लोग का पेपर होगा एनटीपीसी मेंस के लिए, या फिर आप लोग का जो पेपर होगा, आई थिंक आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे तो उसका भी मैं तैयारी करवाऊंगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।